गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक जो रिलेशन और फंक्शन में आपको काफी कुछ कराया जा चुका था और इसी में देखिए अब आगे अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 में हम चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए समुच्चय ए बराबर दिया जा रहा है एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पूर्णांक। और वो इस प्रकार है सच दैट एक्स का मान जो है 0 या 0 से अधिक और 12 से कम, यानी एक्स का मान 0 12 के बीच। तो इसमें देखिए इससे एक संबंध यहाँ जनरेट किया गया है जो आर बराबर लिखा हुआ है ए कॉमा बी सच दैट इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। और हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें तुल्यता संबंध आपको परिभाषा बताई जा चुकी है। तो तुल्यता संबंध कभी भी कोई भी संबंध जो है तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक। तो इन तीनों बातों को जब हम इन तीनों संबंधों को प्रूव करेंगे तो ये तुल्यता संबंध प्रूव होगा। तो हम बारी बारी से आइए इन तीनों संबंधों को चलते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पर आते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया स्वतुल्य। स्वतुल्य में आपको बताया है कि अगर स्मॉल ए किसी समुच्चय ए में है तो वहां पर ए बिलोंग्स टू आर, यानी संबंध आर में होना चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है ए टाइप। तो इसमें देखिए अगर ए टाइप का हम संबंध यहाँ पर बनाए तो देखिए क्या बनेगा। इसमें लिखा जाएगा ए के अनुसार बी की जगह भी हम ए रखेंगे तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस ए 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। अब देखिए ए माइनस ए जब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ए माइनस ए करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और 0 जो होता है ये भी 4 का एक गुणज होता है। 0 जो है ये भी 4 का एक गुणज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संबंध है ये स्वतंत्र संबंध भी प्रदर्शित करता है। इसलिए ये स्वतंत्र है। यहाँ से आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के दूसरे सेक्शन पर बढ़ते हैं जिसको हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो आपको फिर से याद दिला दें कि सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए और बी दोनों मान किसी समुच्चय ए में है, किसी समुच्चय ए में है तो उसके लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो वहां से हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हमें ये मान प्राप्त होना चाहिए अगर ये मान किसी संबंध में है। तो इसके लिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखिए ध्यान से जब हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को देखेंगे तो उससे हमें ये संबंध प्राप्त होगा कि आर बराबर a comma b such that mod of a minus b mod of a minus b 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके लिए देखिए ध्यान से a कॉमा b बिलोंग्स टू r पर तो ये संबंध है। अब इसी को b कॉमा a बिलोंग्स टू r पर वेरीफाई करा के देखते हैं कि ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से जब इसको हम b कॉमा a पर चेंज करेंगे तो यहाँ a माइनस बी से आ जाएगा मॉड ऑफ b माइनस ए। 4 का एक गुणज है कि नहीं भाई, ये चेक करेंगे इसमें। तो मॉड ऑफ b माइनस ए को लिखा जाता है माइनस में मॉड ऑफ a माइनस बी। 4 का एक गुणज है
अब यहाँ देखिए माइनस को जब बाहर लिखेंगे तो मॉड के बाहर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। 4 का एक गुणन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम बी कॉमा ए देखेंगे कि आर में है कि नहीं, तो बी कॉमा ए से जो संबंध यदि प्राप्त होगा वो मॉड ऑफ बी माइनस ए होगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वही संबंध मिल जाएगा जो पहले से क्वेश्चन में गिवन था। यानी ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यह सममित है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, जो इसका लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट है, हमें इसको ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक को निकालना है। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव की पहले हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, पूरी डिटेल से नहीं, कि अगर ए बी सी सभी किसी समुच्चय ए में है तो वहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों केसेस अगर वहां पर अप्लाई हो रहे हैं तो इसके अनुसार हमें प्राप्त होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए जब हम इस कंडीशन को नोट डाउन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें संबंध प्राप्त होगा आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार है, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। और अगर इसी से ये कंडीशन हम जनरेट करें तो इसको यहाँ लिखा जाएगा आर बराबर बी कॉमा सी सच दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। अब इस पे आगे देखिए, अब इन दोनों से हमें ये देखना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ ए कॉमा सी से यहाँ बनेगा मॉड ऑफ ए माइनस सी। तो यहाँ ये देखेंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस सी 4 का गुणज है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये वाला जो मॉड ए माइनस सी है ये 4 का गुणज है, जो मॉड बी माइनस सी है वो भी 4 का गुणज है। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 4 का गुणज होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई दो संख्याएं अलग अलग किसी संख्या की गुणज है तो उनको जोड़ने पर प्राप्त हुई संख्या भी उसी संख्या की गुणज होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 12 ले लिया, एक संख्या ले ली 12, 12 क्या है 4 का गुणज है। एक दूसरी संख्या ले ली हमने 16, वो भी 4 का गुणज है। अब 12 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो उससे हमें प्राप्त होगा 28। तो ये आप जानते हैं कि 28 भी 4 का गुणज है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसमें मॉड हटाएंगे तो लिख सकते हैं कि ये माइनस सी आएगा और ये भी 4 का एक गुणज है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए यह संक्रमक है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रमक हो गया। और अगर कोई दिया गया संबंध इन तीनों संबंधों को फॉलो करता है तो फिर उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो लिख देंगे क्योंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रमक है, मतलब तीनों संबंध यहाँ पर है। इसलिए आर एक
तुल्यता संबंध है। आज जो है तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे देखिए आगे, इसी में देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, बाकी जब हम YouTube में डालते हैं तो आपको फिर वहां से भी मिल जाएंगे वीडियो। तो इसमें देखिए ध्यान से, अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो जो नंबर फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर सममित हो, परंतु ना तो समतुल्य हो और ना संक्रामक हो। अब देखिए यहाँ पर आपको इस सवाल में करना क्या है कि आपको एक ऐसे संबंध का उदाहरण देना है। अब उदाहरण देखिए क्या है कि जो सममित तो हो लेकिन वो समतुल्य नहीं होना चाहिए और इसके साथ वो संक्रमण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल वो जो है संबंध, ऐसे उदाहरण आपको देना है जो सिर्फ सममित हो। तो देखिए इसके लिए उदाहरण तभी आप बना सकते हैं जब आपको इनकी परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। ठीक है, तो सममित के लिए हमने आपको बताया है कि अगर ए कॉमा बी आर में हो तो बी कॉमा ए भी आर में अगर हमें प्राप्त होता है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो उससे अगर हमें बी कॉमा ए आर में प्राप्त होता है तो वहां पर हम ये कहते हैं कि वो दिया गया संबंध सममित है। तो इस प्रकार का देखिए एक उदाहरण हम यहाँ मान सकते हैं। जैसे हमने ए बराबर ले लिया 1,2, ठीक है, आप इसको और बड़े भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी हमने यहाँ पर ए बराबर यानी एक समुच्चय यहाँ पर लिख दिया है ए 1,2, यानी यहाँ पर दो अवयव है। अब इसमें देखिए कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि ये ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। इस प्रकार का हमें जनरेट करना है, तभी तो ये सम्मित होगा। तो उसके लिए देखिए एक संबंध यहाँ पर लिख देंगे। हमने लिख दिया 1,2, तो फिर यहाँ पर क्या होगा 2,1 भी होगा। अगर 1,2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2,1 भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सममित की जो कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है, क्योंकि अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी इसी आर में है। सममित की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। लेकिन जब हम समतुल्य की चेक करेंगे, जब हम समतुल्य के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए पहले अगर सममित को लिए सममित के लिए हम चेक करेंगे तो लिख देंगे 1,2 अगर आर में है तो 2,1 भी आर में है, तो सममित हो गया भाई। ठीक है, देखिए 1 और 2 दोनों ही समुच्चय में है। अब आगे हम बात करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या है, ना तो स्वतुल्य हो मतलब स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो समुच्चय में है वो क्या है 1 और 2 है। जो किसी समुच्चय में अवयव है वो है 1 और 2, तो उससे संबंध क्या बनेगा स्वतुल्य के लिए, बनेगा कि 1,1 आर में होना चाहिए, 2,2 भी आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए जो संबंध बना हुआ है इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, ये दोनों ही इसमें नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ये जो संबंध ये बना हुआ है ये स्वतुल्य नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर संक्रमण को चेक करें तो देखिए आपको समझाने के लिए इसमें भी बता रहे हैं। संक्रमण के लिए ये जैसे ए कॉमा बी के लिए कंडीशन है, ये ए कॉमा बी है और ये बी कॉमा सी है।
ये बी कॉमा सी है। अब इससे ए कॉमा सी मिलना चाहिए, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो इससे 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए 1,1 के आर में है, जब हम आर में देखेंगे तो 1,1 हमें वहां प्राप्त नहीं होगा, यानी ये आर में नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं कि संक्रमक भी नहीं है, यानी ये समतुल्य नहीं है और ये संक्रमक भी नहीं है और ये सममित है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो उदाहरण बना हुआ है, यही इस पार्ट का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या आपको जो एक संबंध का उदाहरण देना था उसको आप इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसी में और भी पार्ट दिए जा रहे हैं, उन पार्टों को जाइए समझते हैं ध्यान से। तो देखिए इसमें आगे सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर संक्रमक हो। सेकेंड पार्ट में कह रहा है संक्रमक हो परंतु परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है इस हमें ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो संक्रमक होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए। तो संक्रमक के लिए आपकी कंडीशन फिर से हम राइट डाउन कर दे रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमें वहां से प्राप्त होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जिससे ये यहाँ पर क्या होगा, ये वेरीफाई होगा जो संक्रमक है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक उदाहरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, आर बराबर ए कॉमा बी such that a is less than or equal to, नहीं लगेगा, हटा दीजिए इसको, a is less than or a is less than b। ये यहाँ पर एक संबंध हमने इसमें बनाया हुआ है। अब अगर इस संबंध को चेक करेंगे तो देखिए ध्यान से, आप समझिए ध्यान इसमें कि a का मान b के मान से कम है, a का मान b के मान से कम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम स्वतुल्य चेक करें कि है कि नहीं, तो उसके लिए जब a कॉमा ए की कंडीशन देखेंगे तो a इज लेस देन ए बनेगा। अगर हम इसको स्वतुल्य के लिए चेक करके देखें तो यहाँ पर a कॉमा ए के अनुसार a इज लेस देन ए बनेगा। अब आप खुद सोच के बताइए कि कोई एक संख्या खुद अपने से क्या छोटी हो सकती है? तो आपका उत्तर उसी में शामिल होगा। ये कह सकते हैं कि आपको अपना उत्तर मिल गया होगा कि कोई एक संख्या के अपनी ही संख्या अपने से ही छोटी संभव नहीं है। इसलिए ये जो दी गई कंडीशन है ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब आगे बात करते हैं सममित के लिए। तो देखिए सममित के लिए, सबमिट के लिए देखिए ध्यान से, जब हम a कॉमा बी इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, तो b कॉमा a के लिए देखेंगे तो b इज लेस देन a आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भी न संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आप उसको ध्यान दें जरा कि कोई एक संख्या है वो अगर दूसरे संख्या से छोटी है तो जो दूसरी संख्या है वो पहले संख्या से छोटी थोड़ी ना होगी, वो बड़ी होगी। एक उदाहरण देख लीजिए, अगर 1 जो है 2 से छोटा है, 1 जो है 2 से छोटा है, तो क्या 2 जो है वो भी 1 से छोटा होगा? तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो है सममित संबंध नहीं है।
ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया, ये वाली कंडीशन भी क्लियर हो गई और ये वाली कंडीशन भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं संक्रमक है कि नहीं है, ये भी तो चेक कर लें कि ये होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं भाई। तो देखिए संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए R बराबर A कॉमा B such that A is less than B, फिर B कॉमा C such that B is less than C। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम A कॉमा C लिखेंगे वो आएगा A is less than C, और ये कंडीशन जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। क्यों होगी उसको समझिए जरा ध्यान से। इसमें लिखा पहली संख्या दूसरी से छोटी है और दूसरी वाली संख्या किसी तीसरी से छोटी है, तो यहाँ पर ए क्या है वो सबसे छोटी संख्या हो गई और सी क्या है वो, इन तीनों में सी क्या है वो सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इसका मतलब ए जो है छोटी संख्या है और सी जो है वो बड़ी संख्या है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे वन जो है और वन और टू में देखें तो वन क्या है छोटा है, टू बड़ा है। अब यहाँ पर टू और फोर में देखें तो टू छोटा है और फोर क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर अब ए और सी में देखें तो यही तो चिन्ह आप लिखेंगे कि वन क्या है छोटा है और फोर क्या है बड़ा है। तो इसी प्रकार से ए जैसे सी की कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई होती है। तो कह सकते हैं कि ये जो संबंध हमने यहाँ लिखा हुआ है ये आपका उदाहरण होगा, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं ये दिया गया संबंध संक्रमक तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है और सममित भी नहीं है। ठीक है, चलिए और अगले उदाहरण पे आते हैं। ये जो उदाहरण बताया था ये सेकेंड नंबर, ठीक है, ये सेकेंड नंबर था। और इसके आगे आते हैं, थर्ड नंबर है समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रमक न हो। समतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रमक न हो। देखिए ध्यान से, इसके लिए जैसे हमने एक समुच्चय का निर्माण किया, समुच्चय जैसे बता दिया आपको 1, 2, 3, जैसे हमने ले लिया ए बराबर ए एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत तीन अवयव हैं 1, 2 और 3। और इससे हमें एक ऐसा उदाहरण यानी एक संबंध ऐसा लिखना है जो समतुल्य होना चाहिए। समतुल्य देखिए कब होगा, जब वहाँ 1 है तो फिर 1, 1 मिले, 2 है तो वहाँ 2, 2 मिले और 3 है तो वहाँ 3, 3 मिले, तो अभी समतुल्य होगा। ठीक है, सममित हो तो सममित कब मिलेगा, अगर हम 1, 2 लिखेंगे तो वहाँ 2, 1 भी लिखना पड़ेगा, अगर 2, 3 लिखेंगे तो वहाँ 3, 2 भी लिखना होगा, अगर 1, 3 लिखेंगे तो 3, 1 भी होगा। तो इस प्रकार से मतलब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले तो समतुल्य यानी 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, इससे क्या पता चलता है कि ये समतुल्य है। अब आगे देखें 1, 2 और 2, 1, हमने 1 और 2 को अगर ले लिया तो 1, 2 और 2, 1 ये ले लेंगे तो ये सम्मिलित हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2, 3 और 3, 2 हमने ले लिया, हमने 2, 3 और 3, 2 ले लिया तो जिससे ये भी है क्या सम्मिलित है। लेकिन हम 1 और 3 में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 और 3 जैसे ही जाएंगे तो ये संक्रमण की ओर बढ़ने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले से दूसरे से कंडीशन लिख दीजिए, दूसरे का तीसरे से लिख दीजिए, लेकिन सारी कंडीशन नहीं लिखिए, यानी 1 और 3 में ना लिखिए, नहीं तो संक्रमण वाली कंडीशन यहाँ पर मिलने लगेगी और आपको यहाँ शो करना है कि संक्रमण ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सबमिट की सभी कंडीशंस को आप यहाँ नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से फॉलो हो रही कंडीशन।
तो अगर हम स्वतुल्य यहाँ पर चेक करें तो स्वतुल्य के लिए देखें 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए स्वतुल्य है क्योंकि ये सभी जो मान है ये संबंध में मौजूद है। ठीक है, समित के लिए अगर देखें, समित के लिए देखें ध्यान से, ये 1,2 को अगर हम लें तो फिर देखिए 2,1 भी यहाँ मौजूद है। अगर हम 2,3 को लेके चलते हैं तो देखिए यहाँ 3,2 भी है। तो जिससे ये प्रूव होता है कि ये सममित भी है। और इसके बाद आते हैं संक्रमक पर, और इसके बाद आते हैं यहाँ पर संक्रमक पर। तो संक्रमक के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, संक्रमक के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस संक्रमक की कंडीशन को ये जो फॉलो नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? तो उस पर आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इन सबको 1 बाय 1 चेक करें, 1,1 को 1,2 से चेक करेंगे तो 1,2 मिलेगा, वो है। और नहीं चेक होगा 2,2 को 2,1 से चेक करेंगे तो 2,1 ये मिलेगा, 2,2 को 2,3 से मिलेंगे तो 2,3 ये तो है। मतलब 1 बाय 1 सभी कंडीशंस को आप यहाँ पर चेक करेंगे। और जब सभी कंडीशंस को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक ना एक कंडीशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम अगर 1,2 और 2,3 इन दोनों को ले एक साथ, तो ये आपका जो 1,2 लेके चलेंगे ये A, B की कंडीशन हो गई। जब आप 2,3 को लेके चलेंगे तो ये आपकी B, C की मिल गई। तो आप देखिए इसे A, C को देखा जाए तो 1,3 बताइए आर में है कि नहीं। तो जब आप यहाँ पूरे में चेक करेंगे तो यहाँ 1,3 आर में नहीं है, इसलिए संक्रमक नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए ये जब संबंध लिख रहे थे तो हमने बताया था आपको कि पहले से दूसरे से सम्मित वाली कंडीशन लिख लीजिए, दूसरे से तीसरे वाली अगर आप लिख रहे हैं तो तीसरे से पहले वाली मत लिखिए। मतलब सभी कंडीशंस को, सममित की सभी कंडीशंस को यहाँ नहीं लिखना है ताकि संक्रमक ना बन पाए। तो इसीलिए देखिए 1,3 यहाँ में नहीं है तो ये इससे संक्रमक नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये पार्ट इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसके आगे के जो उदाहरण है उन पर बढ़ते हैं। तो देखिए इसके अगले वाले पार्ट पर, इसका 4th पार्ट है, इसका 4th पार्ट है, लिखा है स्वतुल्य तथा संक्रमक हो। स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सममित ना हो। किंतु सममित ना हो। तो आइए इस पर समझिए ध्यान से। अब इसमें कह रहे हैं स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रमक भी होना चाहिए, लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। तो इस पर देखिए, समझिए इसको ध्यान से। ये जो उदाहरण आपको समझा रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये एक ना एक उदाहरण एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जिसको आपको कोई ना कोई संबंध बना के लिखना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते जाएंगे स्वतुल्य हो संक्रमक भी। तो जो आपको देखिए जब स्वतुल्य और संक्रमक की बात आएगी तो हमने आपको संक्रमक के लिए क्या बताया था, संक्रमक के लिए सेकंड पार्ट आपको हमने बताया था। इस संक्रमण के लिए सेकंड पार्ट में हमने बताया था A इज लेस देन B। तो वहां पर आप इक्वल टू का चिन्ह और लगा दीजिए जिससे स्वतुल्य आ जाएगा। यानी आप लिखेंगे यहाँ पर A, B इस प्रकार है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। आप इक्वल टू का चिन्ह और लगा दीजिए। जब इक्वल टू का चिन्ह लगेगा तो A इज लेस देन और इक्वल टू A पर आ जाएगा इक्वल टू का चिन्ह, जिससे ये स्वतुल्य हो जाएगा।
और संक्रमण के लिए अगर A लेस देन B है और B लेस देन C है तो A लेस देन C होगा, नहीं संक्रमक होगा। सम्मित के लिए A लेस देन B है तो B लेस देन A नहीं हो सकता, यानी सम्मित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन है उसको ये उदाहरण फुलफिल करता है। ठीक है, अब एक लास्ट और पार्ट इसका बचा हुआ है, उसको और हम यहाँ पर समझा दें आप लोगों को। जो इसका पांचवा पार्ट है, लिखा है संबंधित तथा संक्रमक को सम्मिलित तथा संक्रमक को किंतु समतुल्य ना हो। तो यहाँ पर ये दो चीजें कह रहा है कि सम्मित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए, लेकिन समतुल्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें ध्यान से, जैसे A बराबर हमने यहाँ पर ले लिया 2,3 और इससे हम एक संबंध जनरेट कर रहे हैं जो कि सम्मित हो। अगर सम्मित होना चाहिए तो उसके लिए देखिए ध्यान से 2,3 लेंगे तो 3,2 भी होगा। संक्रमक होना चाहिए तो उसके लिए देखिए इस चीज बना लीजिए संक्रमक, 3 हटेगा भाई, A कॉमा B, B कॉमा C, 3 हटेगा 2,2 आ जाएगा। तो आप यहाँ 2,2 को और लिखिए, ये संक्रमक हो जाएगा। अब समतुल्य है नहीं है, तो समतुल्य के लिए देखिए ध्यान से 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। तो 2,2 मौजूद है लेकिन 3,3 मौजूद नहीं है, उससे मतलब समतुल्य नहीं है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए एक एक को हम क्रम से समझा दें इसको। समतुल्य के लिए, समतुल्य के देखिए समुच्चय में आपके दो अवयव है, 2 और 3, और अगर ये समतुल्य की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो उसके अनुसार 2,2 आर में होना चाहिए और 3,3 आर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2,2 तो आर में मौजूद है लेकिन 3,3 आर में मौजूद नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं होगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए देखिए ध्यान से, अगर ये 2,3 को देखें आर में है तो उससे ये देखिए 3,2 ये भी आर में है, तो ये सम्मित की कंडीशन को फुलफिल कर देगा। अब लास्ट में एक आखिरी पार्ट है जो इसका है संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए देखिए ध्यान से, ये A कॉमा B बिलोंग्स टू R और A कॉमा B है तो यही B से स्टार्ट करता हुआ B कॉमा C है बिलोंग्स टू R। तो जब ये B और B हटाएंगे तो A कॉमा C से 2,2 बनेगा, ये भी R में है। तो जिससे ये क्लियर हो गया कि ये संक्रमक है। तो इस प्रकार से आपके ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए, इन सभी उदाहरणों को अच्छे से समझिए, ताकि अगली क्लास में आपको इसके आगे की जो समस्याएं हैं इस प्रश्नावली में और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं इस प्रश्नावली के, उनको हम समझा सकें, ताकि आपके जो ये एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप प्रिपेयर करिए, बाकी आपको अगली क्लास में समझाया जाएगा। ओके, गुड बाय बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए ये बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब एक ऐसा समुच्चय है जिसमें समस्त प्रकार के त्रिभुज जो है वो समाहित है। अब इसमें जो है इसी समुच्चय ए से एक संबंध आर ये मिल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि T1, T2 में है, और ये T1, T2 क्या है, T1 T2 के समरूप है। मतलब T1 और T2 ऐसे दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं। T1 जो है T2 के समरूप है। इसमें जो संबंध है पाया जा रहा है T1 और T2 के मध्य, ये संबंध है कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये संबंध जो आर है इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पर हम स्वतुल्य संबंध जो है ये इसमें प्रूफ करते हैं। नंबर सेकंड पार्ट इसको सममित हम प्रूफ करते हैं। नंबर थर्ड पार्ट इसको हम संक्रमक सिद्ध करते हैं। अगर 3 पार्ट है, अगर तीनों पार्ट जो है मतलब
अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित हो और संक्रामक भी हो, तो फिर वो जो संबंध है वो तुल्यता संबंध होगा। अब यहाँ बात ये आती है कि इन तीनों संबंधों को कैसे प्रूव किया जाए। तो आइए इसमें देखिए, इसका जो पहला पार्ट है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में देखिए क्या है, इसकी परिभाषा आपको हम बता चुके हैं कि अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ये हुआ कि कोई ए अवयव है जो किसी ए समुच्चय में है, तो फिर वहां पर जो ए कॉमा ए है वो कुछ संबंध आर में होना चाहिए। ये एक शॉर्ट में परिभाषा लिखी हुई है। तो इसके अनुसार जो ये यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है, जो एक संबंध हमें पहले से ज्ञात है, वो है T1, T2 के मध्य, और उसमें लिखा हुआ है कि T1 जो है T2 के समरूप है। T1 जो है T2 के समरूप है, ये लिखा हुआ है। तो जब इसको एक के अनुसार इस संबंध को लिखा जाएगा, तो उसमें ये जो अवयव है T1 और T2 ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी यहाँ स्वतुल्य के अनुसार लिखेंगे T1, 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 और ये देखेंगे कि T1 जो है T1 के समरूप है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये मान संभव है या नहीं। तो T1 क्या कोई भी त्रिभुज खुद अपने त्रिभुज यानी खुद अपने से समरूप हो सकता है या नहीं। तो आप खुद समझ गए होंगे कि जो त्रिभुज होता है खुद अपने के समरूप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है, समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं ये आनुपातिक होती हैं, या इसी को बोलते हैं समानुपाती होती हैं। तो अगर संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएं तो वहां पर क्या है, वो समरूप त्रिभुज होगा। तो कोई एक त्रिभुज है खुद अपनी भुजाओं के अनुपातिक यानी समान अनुपात में होगा, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि T1 जो T1 के समरूप है। अब अगर ये समरूप है तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, ये कहा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसमें आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसमें हमें ये निकालना है कि ये सममित है कि नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें जो उसमें निकालना है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कंडीशन क्या लगेगी। तो सममित के लिए देखिए होता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो वहां से B, A बिलोंग्स टू R हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो जो दिया गया संबंध वो क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, ये जो संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिखेंगे कि R बराबर है T1, T2 सच दैट, यानी इस प्रकार है कि जो T1 है वो T2 के समरूप है, समरूप है। तो जब यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R से हमें ये कंडीशन है, इसको जब B, A के टाइप में लिखेंगे तो यानी T1 और T2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ बनेगा T2, T1। क्या बनेगा यहाँ पर, T2, T1। तो T2, T1 से बनेगा कि T2 जो है वो T1 के समरूप है। तो आप ये सोचिए कि इसमें ये संभव है कि नहीं है। तो आप देखिए जब पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होता है अर्थात उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो उसी संदर्भ में जो दूसरा त्रिभुज होगा उससे पहले त्रिभुज की भुजाएं भी समानुपाती होंगी, उसी अनुपात में होंगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि T2 जो है T1 के भी समरूप होगा। तो इसलिए ये जो है ये संबंध सम्मित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंडीशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर चूंकि हमें इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो इसमें अभी हमने केवल स्वतुल्य दिखाया है और सम्मित को दिखाया है। अभी इसकी एक आखिरी कंडीशन बाकी है, संक्रमण। इसको और देख लीजिए जरा ध्यान से। तो जो इसकी थर्ड कंडीशन है तुल्यता संबंध को कंप्लीट करने के लिए वो हमें इसको संक्रमण भी लाना होगा। देखना होगा कि ये संक्रमण की कंडीशन में सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, R बराबर पहले लिखा हुआ है T1, T2 सच दैट T1 जो है वो T2 के समरूप है। ये तो हमें संबंध दिया जा रहा है। अब इसको आगे कंप्लीट करने के पहले
हम यहाँ संक्रमक की कंडीशन को यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। संक्रमक की कंडीशन को यहाँ पर चेक कर लें, तो उसमें देखिए देखो यहाँ पर A कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर R हो और B कॉमा सी बिलोंग्स टू R हो, तो हमें वहां से A कॉमा सी बिलोंग्स टू R अगर प्राप्त हो जाता है तो जो दिया गया संबंध है वो संक्रमक होगा, ठीक है। ये संक्रमक की कंडीशन है। तो हमें ये दो कंडीशन पहले यहाँ पर लिखनी है और इनके अनुसार ये देखना है कि ये कंडीशन वहां से संभव है या नहीं, इन दोनों से ये तीसरी कंडीशन संभव है या नहीं। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, ये कंडीशन यानी R बराबर T1 और T2 में, इन दोनों में ये कंडीशन दी जा रही है, तो ये हमारी हो गई पहली वाली कंडीशन। जब इससे यहाँ पर इस कंडीशन को बनाएंगे तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि ये वाली जो वैल्यू है B वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके लिए B की जगह ये लिखा हुआ है T2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और एक दूसरा संबंध T2 कॉमा T3, जिसमें लिखेंगे T2 जो होगा T3 के समरूप है। T2 जो है T3 के समरूप है। तो यहाँ से देखिए दो कंडीशन मिल गई कि जो पहला यानी T1 त्रिभुज है वो T2 त्रिभुज के समरूप है, और इसके बाद ये मिल गया कि T2 जो है वो T3 त्रिभुज के समरूप है। अब इसमें देखना है कि T1 भी T3 के समरूप होता है कि नहीं होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो T1 है वो T3 के, यानी T1 जो है T3 के ये भी समरूप होगा, ठीक है। T1 जो है T3 के ये भी समरूप होगा। क्यों? क्योंकि जो समानुपात जो है, जैसे T1 और T2 के मध्य जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी, T2 और T3 के मध्य जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी, तो फिर T1 और T3 के मध्य भी क्या होगा, उनकी भुजाओं में समानुपाती हमें प्राप्त होगा। इसको यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है और यहाँ लिख देंगे, इसलिए ये जो है संक्रमक है। अब ये हमें लिख तो दिया है, लेकिन अगर इसको आप चाहें तो यहाँ पर इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमने T1, T2 और T3 ये तीन हमने त्रिभुज है। T1 में हमने भुजाएं ले ली है 3, 4, 5 और T2 में ले लिया हमने जैसे 6, 8, 10। तो अब पहले हम ये देख लें कि T1 और T2 समरूप हैं कि नहीं। तो T1, T2 समरूप होने के लिए हमने कंडीशन अभी स्टार्टिंग में लिखी थी कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो उसके अनुसार अगर यहाँ पर लिखा जाए तो देखिए 3/6 निकालें, बटे 4/8 निकाले और 5/10 निकाले, तो देखिए सबका मान हमें 1/2 प्राप्त होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो T1 है वो T2 त्रिभुज के समरूप है। T1 जो है वो T2 त्रिभुज के समरूप है। अब इसी में अगर यहाँ पर देखिए, अब हम T2 और T3 में, मतलब हम ये वाली कंडीशन लिखने जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसी भुजाएं लेने जा रहे हैं जिसमें T2 जो है T3 के समरूप होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से 12, 16, 20 हमने T3 ले लिया। अब देखिए T2 और T3 को देखेंगे समरूप है या नहीं। तो इनमें भुजाओं का जब अनुपात लेंगे तो 6/12, इधर 8/16 और इधर 10/20। तो यहाँ भी देखिए 1/2 आ जाएगा। जैसे 1/2 से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि इन तीनों का अनुपात देखिए बराबर आना चाहिए। इन तीनों का जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आना चाहिए, मतलब ये आपस में इनका अनुपात, इसको हल करेंगे तब भी 1/2, इसको हल करेंगे तब भी 1/2, इसको हल करेंगे तब भी 1/2, मतलब इनका आपस में अनुपात बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ये स्टार्टिंग की दो कंडीशन, T1 और T2 के मध्य ये है और T2 और T3 के मध्य ये है। अब हम ये आपको दिखा रहे हैं कि T1 और T3 की ऐसा ही कंडीशन शो हो रही है नहीं हो रही। तो T1 में देखिए था 3, 4, 5, 3, 4 और 5, और T3 में क्या था 12, 16, 20, 12, 16 और 20। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए 1/4 आएगा, यहाँ भी 1/4 आएगा, यहाँ भी 1/4 आएगा। तो देखिए ये भी जो है आपस में समानुपाती, मतलब इनका भी अनुपात
समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर T1 T2 समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो फिर T1 जो T3 के भी समरूप होगा। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया संबंध है, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। इसलिए कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। ये जो है संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। ये तो हमने एक उदाहरण से आपको दिखा दिया। तो यहाँ लिख देंगे इसको कि यह है स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। जब कोई भी दिया गया संबंध तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो जो होगा तुल्यता संबंध होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगले देखिए, ये इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और बाकी के आधे पार्ट में देखिए इसको हल करने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए उसको समझते हैं। उसमें देखिए बाकी के आधे पार्ट में लिखा हुआ है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी T1 की भुजाएं दी जा रही हैं, और T1 की भुजाएं क्या दी जा रही है, 3, 4 और 5, और भुजाओं 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज T2, मतलब जो T2 दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी जा रही है 5, 12 और 13, तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। तो T3 एक तीसरा त्रिभुज है, तीसरा समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10। तो इनको जरा लिख लेते हैं, T1, T2 और T3। T1 में जो भुजाएं दी जा रही हैं, ये दी जा रही हैं, ये 3, 4 और 5, 3, 4, 5। T2 में जो भुजाएं दी जा रही हैं, ये दी जा रही हैं 5, 12 और 13। T3 में जो भुजाएं दी जा रही हैं, वो दी जा रही है 6, 8 और 10। ये तीन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब हमें इन पर विचार करना है। क्या विचार करना है? विचार करने का मतलब ये है कि चूंकि संबंध और फलन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें इनमें संबंध दिखाना है कि संबंध क्या है। ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा T1, T2 और T3 जो है में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। वही चीज देखिए फिर से कह दी है उसमें कि हमें ये बताना है कि ये जो तीन समकोण त्रिभुज दिए जा रहे हैं, इनमें ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें इस पर विचार करना है। तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है कि T1 T2 के समरूप है। तो हम यहाँ समरूपता वाली कंडीशन पर ये चेक करेंगे। जो इस क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, हम वो कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे। और समरूपता वाली कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो आप इसमें ध्यान दीजिए, हमें इसमें संगत भुजाएं देखनी होंगी, अनुपातिक है या नहीं, ये देखेंगे। तो अगर इसमें अनुपात देखेंगे तो देखिए ध्यान से, पहले हम T1 और T2 के मध्य देखेंगे, T1 और T2 के मध्य देखेंगे। तो इसमें देखेंगे 3/5 आ रहा है, 4/12 आ रहा है, 5/13 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये समानुपाती नहीं है, ये समानुपाती नहीं है। भाई इसका अनुपात 3/5 है, तो यहाँ 1/3 है, तो यहाँ 5/13 है। तो मतलब T1 T2 के मध्य नहीं कह सकते। ऐसे ही T2 और T3 के मध्य आप निकाल लीजिए, इनकी भुजाएं के मध्य। तो इसमें 5/6 है, 12/8 है और 13/10 है। तो ये भी समानुपाती नहीं है, तो मतलब ये भी समरूप त्रिभुज नहीं है। मतलब T1 T2 के समरूप नहीं है और T2 T3 के भी समरूप नहीं है। अब बात आती है T1 और T3 की, उस पर जरा विचार करते हैं भाई। तो इसमें देखिए ध्यान से, 3/6 और इधर 4/8 और 5/10। तो इसमें देखिए ये 1/2 वैल्यू दे रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए T1 जो है T3 के समरूप है, क्योंकि T1 व T3 की भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं। तो बस ये इस प्रकार से जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। कौन कौन से? T1 और T3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया।
और इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों पर। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे सवालों पर हम बढ़ते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और दृष्टिकोण से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अधिकतर एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं, उस प्रकार की आपको जानकारी थोड़ी सी मिल जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है इसी एक्सरसाइज 1.1 में कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r यानी एक संबंध दिया जा रहा है 1, 2, 2, 2, 1, 1 और इसके बाद में आगे लिखा हुआ है 4, 4, इसके बाद 1, 3 और इसके बाद 3, 3 और लास्ट में 3, 2। ये यहाँ पर एक संबंध दिया जा रहा है द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। और इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है R स्वतुल्य तथा सममित है। R जो है स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, इसमें लिखा हुआ है R स्वतुल्य तथा संक्रमक है, R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है R सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। ये मल्टीपल चॉइस का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो देखिए जब हमें ऑप्शन पता होते हैं तो हम क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ताकि समय की बचत भी हो और हमारा क्वेश्चन भी सही ढंग से लग जाए। इसके लिए जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, हम एक एक स्टेप उसको सॉल्व करते हैं और आंसर में मैच कराते जाते हैं, और जहां पर एक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर में मिल जाता है वहीं पर उसका हमें सही उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमें चेक यहाँ पर यही करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के बारे में, लेकिन जरूरी नहीं कि हम तीनों के मान निकालें, इसलिए हम एक एक करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करें स्वतुल्य के लिए। ठीक है। अब देखिए जब हम स्वतुल्य चेक करेंगे तो हमें समुच्चय दिया जा रहा है। क्या समुच्चय दिया जा रहा है भाई? 1, 2, 3, 4 ये दिया जा रहा है। तो समुच्चय अगर 1, 2, 3, 4 है तो इन चारों अवयवों से जो स्वतुल्य की कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि 1, 1 R में होना चाहिए, 2, 2 R में होना चाहिए, 3, 3 R में होना चाहिए और 4, 4 R में होना चाहिए। अब ये देख लीजिए यहाँ पर ये चारों अवयव है या नहीं। तो देखिए ये रहा आपका 1, 1, ये रहा आपका 2, 2, ये रहा आपका 3, 3 और ये रहा आपका 4, 4। यानी इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य है, इतना तो पता चल गया। अब स्वतुल्य अगर है तो इसका मतलब जो स्वतुल्य नहीं लिखा हुआ है वो ऑप्शन तो आपका यहाँ पे हट गया।
यानी अब सी ऑप्शन इसका उत्तर नहीं हो सकता। आपको इतना यहाँ से पता चल गया, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लिखा स्वतुल्य नहीं है, और जबकि हमने अभी अभी क्या निकाला है कि वो स्वतुल्य है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं सबमिट के लिए। तो सबमिट के लिए देखिए क्या है। सबमिट के लिए अब यहाँ पर देखते जाइए। सबमिट के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपको ए कॉमा बी आर में मिल रहा है तो बी कॉमा ए आर में है कि नहीं, आप ये देखेंगे केवल। जैसे 1,2 देखिए यहाँ पर, ये 1,2 आर में है, तो देखिए 2,1 आर में है कि नहीं, पूरे में देख लीजिए, नहीं मिल रहा है, 2 आर में नहीं है। तो आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि सारे मान चेक करें। अगर एक मान आपको मिल गया है तो लिख सकते हैं इसीलिए कि ये जो है सममित नहीं है। समझ में बात आ गई? सममित नहीं है। तो देखिए अगर वो सममित नहीं है तो तुल्यता संबंध तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तुल्यता संबंध तभी होगा ना जब वो तीनों हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुल्यता संबंध नहीं होगा। और देखिए सममित नहीं है, ये हमारा रिजल्ट निकला है, और जबकि इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या कर सममित है, पहले वाले ऑप्शन में क्या कर सममित है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। समझ आ गया? अब देखिए आपको 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और 4 में एक ऑप्शन सही होगा इसमें, तो 3 गलत तो आपके निकल चुके हैं। तो अब जो एक बचता है वो क्या होगा? सही होगा। तो आप चाहें तो संक्रमण यहाँ निकाल के वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन अगर समय की आपको बचत करनी है तो आपको संक्रमण यहाँ हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इसमें टिक कर देंगे कि स्वतुल्य है, संक्रमण है, किंतु सम्मित नहीं है। आपका बी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो उसमें इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं कि वहां पर हम सभी पॉइंट ना लेके हम केवल उतने ही पॉइंट लेके चलते हैं जितने से हमारा आंसर निकला। चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक क्वेश्चन को और देख लीजिए जरा इसमें। तो देखिए 16 नंबर है। मान लीजिए कि समुच्चय n में, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a कॉमा बी इस प्रकार है कि a बराबर b -2 कॉमा b इज ग्रेटर देन 6, b का मान 6 से अधिक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। पहला ऑप्शन है 2,4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है 3,8 बिलोंग्स टू R। तीसरा ऑप्शन है 6,8 है 6,8 बिलोंग्स टू R। चौथा ऑप्शन है 8,7 बिलोंग्स टू R। ये है, और इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में पहले ध्यान दिया जाए कि जो एक संबंध दिया जा रहा है वो समुच्चय n से दिया गया है, मतलब जितने भी यहाँ आंसर होंगे वो सब n मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो a और b, a कॉमा b जो है, वो जो a और b में जो संबंध है वो है a बराबर b -2। मतलब क्या हुआ कि जो a होगा वो हमेशा b से 2 कम होगा। जो a होगा वो b से हमेशा 2 कम होगा। मतलब b का मान अगर 6 है तो a का मान 6 लेकिन नहीं होगा, क्योंकि b का मान 6 से अधिक लेना है। तो एक उदाहरण के लिए जैसे b का मान हमने 10 ले लिया, तो 10 लेंगे तो a बराबर 10 -2 a बराबर 8 है, ठीक है।
और एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कि बी का मान 6 से अधिक होना चाहिए। तो पहले हम इसको वेरीफाई करा लें कि बी का मान 6 से अधिक कहाँ कहाँ है। तो बी क्या होगा, ए कॉमा बी, बाद वाली संख्या जो है 6 से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए ये देखिए 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी इसमें 8 है, 7 है, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपने जहाँ 20 ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन अप्लाई की, तो आपका एक उत्तर हट गया जो नहीं हो सकता। ठीक है, अब a बराबर b माइनस 2 में आ जाते हैं। इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो b का मान होगा उससे 2 कम a का मान होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें 8 है तो यहाँ पर 2 कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन क्या है 3 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 8 है तो 2 कम यहाँ होना चाहिए, तो देखिए 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसको चेक करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो इसमें आपको पता चल गया कि इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से आप क्या है, आप कम समय में जल्दी मतलब कि आप किसी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको ऑप्शन यहाँ उपलब्ध। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, और क्वेश्चन सर कंप्लीट ये करने के एक साथ बार साथ बता इस दीजिए एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करिए। इसमें फिर जो भी सवाल आपके शेष बचेंगे, अगर उनमें से कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर अलग से पूछ लीजिए, उसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। कल जो है इसी के अगले टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, फंक्शन को, और फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, उसको बताया जाएगा। एक ओके बच्चों, धन्यवाद।